स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त के जो अन्य नाम थे, इसको जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त को जो लागू किया था, कब किया गया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये प्रभावी हुआ कहाँ पर? बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। सर्वप्रथम लागू की बात करें तो बंगाल में इसको लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। इस व्यवस्था में जो भूमि का जो स्वामी था जमींदारों को माना गया। भू राजस्व वसूल में जमींदारों का हिस्सा कितना था? 1/11, मतलब 1/11। भू राजस्व वसूल में कंपनी का जो हिस्सा था 10/11 था। किस कानून के तहत? अगर निर्धारित तिथि को सूर्यास्त तक जमींदार द्वारा कंपनी के पास भू राजस्व जमा नहीं कराया जाता तो उसकी जमींदारी जब्त करके नीलाम कर दी जाती। तो सूर्यास्त कानून के तहत, सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? 1794 ईस्वी में। और स्थायी बंदोबस्त के तहत भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो 19%। आगे हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की। बात करें तो इस व्यवस्था की जो जन्मदाता थे कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो को माना जाता है। सर्वप्रथम जो इसको लागू किया था 1792 में कैप्टन रीड, जो कि 12 माइल मद्रास में ये व्यवस्था को लागू किया गया। और ये व्यवस्था प्रभावी कहाँ हुई? तो सबसे पहले मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, सिंध आदि क्षेत्रों में। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता? तो किसान या रैयत को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ की गई? तो स्वयं किसानों के साथ। लगान की जो दर थी प्रारंभ में 30 से 33% और बाद में 50% की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? 51%। कितना शामिल था? 51%। और जो तीसरी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो भू राजस्व की इकाई माना गया महल या संपूर्ण ग्राम को। भू राजस्व की क्या इकाई माना गया? भूमि पर अधिकार किसका था? महल या संपूर्ण ग्राम का। आगे हम बात करेंगे इस व्यवस्था की जो प्रस्तावक थे होल्ट मैकेंजी, जिन्होंने 1819 में प्रस्ताव दिया, 1822 में इसको लागू किया। आगे बात करें उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के जो जनक थे मार्टिन बर्ड को माना जाता है। किसी क्षेत्र में परिसंपत्तियां व सेवाओं पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का जब स्वामित्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र, जैसे कि रिलायंस। ठीक है, इन्होंने 1833 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसको लागू किया गया। लगान की सामान्य दर लगभग 66% थी। महलवाड़ी व्यवस्था में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो 30%। कितना था? 30%। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी। तो औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया। भारत के विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का क्या उद्देश्य था? वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के निर्यातक बनाना चाहते थे। तैयार माल की बिक्री के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, लेकिन उनकी उन्नति बहुत धीमी रही। सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई भारत के उद्यमियों द्वारा। आगे बात करेंगे पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विदेशियों को। आरंभ में सूती कपड़ा मिलें कहाँ स्थित थी? तो वर्तमान महाराष्ट्र व गुजरात में स्थापित की गई। और आरंभ में जो पटसन उद्योग था वो केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। भारत में पहले लौह इस्पात उद्योग का जो प्रथम कारखाना है 1870 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई। और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब व किसने की? ये भी प्रश्न बनता है। तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में की। सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना जो है 1853 मुंबई में स्थापित किया गया। जूट उद्योग का जो पहला कारखाना है 1855 ईस्वी में रिसरा, बंगाल में स्थापित किया गया। प्रथम ऊनी मिल स्थापना की बात करें 1876 ईस्वी कानपुर में। और भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव रहा। भारत में नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। नव औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र बहुत ही कम रहा।